देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2025 है ये प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा। उसकी 2-3 वजूहात है। जो बुनियाद है वो ये है कि बैंक का जो मार्कअप है, काइबर रेट काफ़ी कम हुए। तो काइबर रेट जब कम होता है तो यकीनी तौर पे बैंक से पैसा निकलता है। तो जब बैंक से पैसा निकलेगा तो दो ही पाकिस्तान में बड़े ऑप्शन बचते हैं, एक स्टॉक मार्केट, दूसरा रियल एस्टेट। तो इस वक्त हर बंदा जो है वो स्टॉक मार्केट का काम नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ इजाफी मालूमात और हर वक्त उसमें मोस्टली ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आपके पास अगर अच्छा एक्सपर्ट बंदा अगर मौजूद है, रियल्टर अच्छा है, तो आप एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को करके। तो लग रहा है कि 2025 में क्योंकि बैंक का रेट और कम होने की तवक्को है अगले फरवरी या मार्च तक, तो उससे मज़ीद बेहतरी आएगी। अभी भी जब काइबर रेट कम हो गया तो काफ़ी पैसा जो है लोगों ने बैंकों से निकाला है और अभी जनवरी में भी कुछ बेहतरी की तरफ जो अलामात हैं बेहतरी की वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो अभी एक ही चीज़ ऐसी है, एक फैक्टर ऐसा नज़र आ रहा है, वो है टैक्सेस। टैक्सेस अभी बहुत ज़्यादा हैं प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर, और इसके ऊपर भी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाएगा। और अगर टैक्सेस भी कम हो जाते हैं, जिसकी का तवक्को है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जाएगा 2025 और बहुत अच्छी तवक्को है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी जी वही है कि जो पिछले सालों में जो बैंक का रेट था, प्रॉफिट रेट इतना ज़्यादा था, 22% तक चला गया था। तो लोगों ने कहा कि ये बहुत एक इजी वे है प्रॉफिट कमाने का। आपने कुछ भी नहीं करना, पैसा निकाल के बैंक में डालना है और 22% प्रॉफिट लेना है। तो बहुत से धड़ाधड़ लोगों ने प्रॉपर्टी और बाकी जगह से पैसा निकाल के बैंक में डाल दिया। अब बैंक में पैसा तो चला गया, लेकिन जो मुआशी सर्कल था वो रुक गया क्योंकि जब रियल एस्टेट चलती है तो कहते हैं कि 80 से 85 इंडस्ट्रीज के साथ चलती है। तो इस फैसले से क्या हुआ, वो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई, क्योंकि पैसा इजी कम था, वहाँ पे आपने जमा कराया, कुछ भी नहीं आपने किया, बैंक ने आपको 22% दे दी। अब और इंडस्ट्री जो थी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर नेगेटिव जब असरात नजर आने शुरू हुए, तो अब ये पॉलिसी बदली कि बैंक को कहा गया कि आप कम करेंगे। ना सिर्फ रेट कम हो रहा है मार्कअप का, बल्कि ये जो सेविंग के अकाउंट है, ये बहुत से बैंकों ने भी खोलने बंद कर दिए हैं, वो सेविंग अकाउंट भी नहीं खोल रहे। इसी तरह जो कौमी बचत का दायरा है उसको भी कहा गया कि आप अपना जो प्रॉफिट रेट है उसको कम करें, क्योंकि जब ये कम होगा तो पैसा निकल के बाहर आएगा। बाहर जैसा कि मैंने कहा फिर रियल एस्टेट है, और इसके अलावा जो बड़ा सेक्टर है आपका वो स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट मोस्टली जाती है। तो वो अब जब वहाँ पे जाएगी, जब रियल एस्टेट सेक्टर में आएगी, तो यकीनी तौर पर जो 80-85 इंडस्ट्री हैं वो चलेंगी। जब वो चलेंगी मुआशी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। महंगाई जो इस वक्त है ये बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, लेकिन अगर पॉलिसीज जैसे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर ली जाएँ, स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए जैसा कि पिछली हुकूमत में किया गया था, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन थी उसको बहुत से बेनिफिट दिए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्कल चला था मुआशी सूरत हाल। तो तवक्को की जा रही है कि हुकूमती पॉलिसी हुकूमत इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले जो दिनों में ये लग रहा है कि यह पॉलिसी जब लाई जाएंगी तो इससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। जो रिसेशन है ये इंटरनेशनल एक है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है रिसेशन, लेकिन इससे काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते जाते हैं तो जो अपना एजेंट है, जो रियल्टर है, उससे क्या पूछना चाहिए? इसमें प्रॉपर्टी 2-3 टाइप है प्रॉपर्टी। एक टाइप है प्लॉट आप लेना चाहते हैं। जब आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो सवाल आपके और होंगे, जब आप घर लेना चाहते हैं तो सवाल और होंगे। कुछ कॉमन सवाल भी दोनों में आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि जिस बंदे से आप मशवरा ले रहे हैं वो इस काबिल है कि उसे मशवरा लिया जाए। क्योंकि जब मार्केट में बूम आते हैं तो माजरत के साथ सब्जी वाला, साइकिल बेचने वाला, हर बंदा जो होता है वो रियल्टर बना होता है, और आपने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप ये नहीं देख रहे कि ये बंदा कौन, आप ये देख रहे हैं कि ये चाचे का बेटा है, फुफी का बेटा है, और आप उसके जरिए एक बड़ी अपनी अमाउंट है उसको दाव पे लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो आप छोटे से काम के लिए आपने 5,000 के शूज़ खरीदने होते हैं, आप 10 दुकानों को विजिट करते हैं, आपने लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी है, आप किस बंदे से कर रहे हैं? देखें कि जो बंदा जिससे आप गाइडलाइन लेने जा रहे हैं, जिस रियल्टर के पास जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि उससे मशवरा लिया जाए।
वो कब से काम कर रहा है, पहले उसका प्रोफाइल देखें कि हाँ ये बंदा कॉम्पिटेंट है। और ये ज़्यादा बेहतर होता है कि एक से ज़्यादा लोगों को टच करें। अच्छी कंपनीज जो कि एक अर्सा से 25-30 साल 20 साल से बैठी काम कर रही हैं, उनको आप देखें। ये ना हो कि एक नया बंदा आया जिसको खुद कुछ नहीं पता, वो सिर्फ आपका एक रेफरेंस है रिश्तेदार का, और आपने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में कहते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो गया। तो जब आप रियल्टर के पास जाएं तो सबसे पहले अगर आपने प्लॉट लेना है तो आप देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपके फैमिली के कितने लोग हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उनको बताएं कि भाई मेरी ज़रूरत ये है, मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे मार्केट नज़दीक चाहिए, मुझे स्कूल नज़दीक चाहिए, मेरी ये बूढ़ी वालदा या वालद हैं वो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनके लिए अगर नज़दीक पार्क हो जाए तो मुझे ये चाहिए। तो अपनी जो डिमांड है वो उस रियल्टर को बताएं। जो अच्छा रियल्टर होता है उसको खुद ही पता होता है, वो आपको पूछ लेता है कि जनाब आपकी ज़रूरत क्या है, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको चीज़ें मैनेज करके दूँ। आपने घर लेना है, अब जब घर लेना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपकी फैमिली है उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात से वो जो चीज़ें जहाँ से आपको मिलती हैं वो कितनी नज़दीक है। जैसे बच्चों ने रोज़ स्कूल जाना है, वो कितनी दूर है, वालदा या कोई बूढ़ा आदमी घर में है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, वो कितनी दूर है, कितनी अर्जेंट आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, बाकी पार्क है, बाकी चीज़ें। फिर सबसे अहम जो हम नहीं देखते, आपके सराउंडिंग में लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि आपने घर खरीदने हैं, हमसायों में पता चला कि रात को 2 बजे मतलब शोर मच रहा है या इस तरह का, तो आप ये भी देखें कि हमसाए कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें वैसे जो अच्छे रियल्टर हैं जब आपको चीज़ देते हैं उनको पता होता है, वो आपसे पूछते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पूछते तो आप उनको बताएं कि जनाब ये चीज़ें मुझे चाहिए, इसके मुताबिक मुझे मैनेज करके दें। आप सोसाइटी देखें कैसी है, वहाँ पे खुद विजिट करें, जाके विजिट करने के बाद 2-3 अच्छी कंपनी अच्छे लोगों को उनसे कंसल्ट करें, उनसे रब्ता करें और फिर डिसीजन लें कि आपने क्या करना है। लेकिन कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, जो सोसाइटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो और तरह की होती है। अगर आपने प्राइवेट लैंड खरीदी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स और तरह के होते हैं। इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप कोई जो इस काम का जो एक्सपर्ट है उससे रब्ता करें। जैसे आपने प्राइवेट लैंड लेनी है, मैं एग्रीमेंट के लिए आता हूँ, तो उसके लिए आपने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक अच्छा लॉयर हर इलाके की जो वहाँ पे कचहरी होती हैं वहाँ से आपको ऐसे लॉयर मिल जाते हैं जो कि सिर्फ रियल एस्टेट को डील कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ जो काम है वो रियल एस्टेट है। आपको ऐसे जो बंदा है उससे रब्ता करें और उसको बताएं कि जनाब ये मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, इस सिलसिले में मैं आपको सर्विसेज दूंगा, आप मुझे लीगल जो इसके सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो कुछ भी होना है उसमें मेरी हेल्प करें। वो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। फिर आ जाते हैं सोसाइटी में, जैसे बैरिया डॉन में आप लेना चाह रहे हैं, गोलबर्ग में या जितनी भी सोसाइटी में उसमें लेना चाह रहे हैं, तो सोसाइटी में जो कंपनीज काम कर रही, तो आप जब वहाँ उनको कहेंगे ये प्लॉट मैंने खरीदना है, इसके मुझे सारे जो है वो लीगल सारे डॉक्यूमेंटेशन बताएं। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ प्लॉट बेचते नहीं हैं या खरीदते नहीं हैं, उसके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसका लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं कि बैरिया में अगर वो प्रॉपर्टी है तो क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन तो नहीं है। वहाँ पे हम उसके लिए NDC अप्लाई करते हैं। NDC जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी क्लियर है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। अगर वो टैक्सेस होंगे तो उसके ऊपर लिखी होती है। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी बैरिया में, आप अपने जो एडवाइज़र है जो जिस बंदे से खरीद रहे हैं, आप उसको क्या सकते हैं कि जनाब मुझे इसका NDC दिखा दें। वो NDC के ऊपर बैरियर सारी क्लियरेंस देता है कि जनाब इसके ऊपर ये ड्यूज हैं, ये नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई स्टे हुआ या कोई भी हुआ तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो आपको सोसाइटी जाके खुद भी आप चेक कर सकते हैं। सोसाइटी आपको बता देती है, आपको स्टेटस क्लियर हो जाता है। मोस्टली सोसाइटी में ये इशू नहीं होते। इस तरह के जो इश्यूज आते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट लैंड में आते हैं। सोसाइटी में अगर आते हैं तो वो सोसाइटी के नहीं होते, वो डीलर्स के होते हैं। डीलर ने आपको अंधेरे में रखा, उसने आपको जो वाज़ेह चीज़ें थी वो नहीं बताई। तो इस तरह अगर किसी के साथ कोई हो सकता है तो वो जस्ट इसी वजह से हो सकता है कि जो बंदा डील कर रहा है उस बंदे ने ये सारा कुछ आपको किया है। सोसाइटी मोस्टली जो है वो हर चीज़ को नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट करती है। इस वक्त जो रियल एस्टेट का ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड आप कह सकते हैं कि बेरिश है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा उसमें जो इन्वेस्टर है, जैसे कि हमने पहले बात की बताई कि चूँकि इस वक्त पॉलिसीज़ जो हैं जैसे जैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे तो जो ट्रेंड है बेहतरी की तरफ जाएगा।
फिर चाहे हम कहेंगे जी बुलिश होने की तरफ जा रहे हैं। अभी सूरत ये है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, अगर कोई बंदा ले लेता है या इन्वेस्टर आता है तो इसको टैक्सेस इतने देने पड़ जाते हैं कि वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। लेकिन जैसे जैसे अभी ये बैंक का रेट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट आएगी और जो टैक्सेस है उसके ऊपर नज़रसानी हो रही है, टैक्सेस में थोड़ी सी कमी आएगी तो ट्रेंड है काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। बाकी जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ज़्यादातर रियल एस्टेट सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची बड़े सिटीज़ हैं। वैसे तो अब DHA ने काफ़ी और भी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कोटा है, मुल्तान है और भी सिटीज़ हैं। लेकिन जो मेजर सिटी हैं जहाँ पे ज़्यादा काम रियल एस्टेट के हवाले से होता है, यानी कि जहाँ आप कह सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी जब लेनी हो मिल जाए, जब बेचनी हो बिक जाए, जैसे आम एक प्रोडक्ट बिकती है, इस तरह जब काम होता है तो उसमें सबसे जो टॉप नंबर पे मैं समझता हूँ वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची है। फिर इसके बाद हम लाहौर को और बाकी सिटीज़ को लेके आते हैं। तो इन सिटीज़ में ये है कि बाकायदा ये एक इंडस्ट्री की शक्ल में काम करता है। आप रियल एस्टेट के ऑफिस में जाएं तो आपको लगेगा कि ये एक ऐसा बड़े बड़े 30-30, 40-40 लोग बैठे हुए हैं और एजुकेटेड लोग हैं, और सेटअप ऐसा होता है कि ये एक इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे मूव करता है इन सिटीज़ में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। तो ये मेजर सिटी हैं जहाँ पे अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जल्दी ही आपको इसका रिटर्न भी ले सकते हैं। सेल परचेज भी इतनी यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन जी पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जो दो बड़ी चीज़ें हैं, एक रेजिडेंशियल है, एक कमर्शियल है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। कमर्शियल के लिए आपका जो बजट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे रेजिडेंशियल में आप थोड़े बजट के साथ भी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल में थोड़ी सी ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एक और भी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान में, जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में तो माइंड में जो लोगों के आता है वो प्लॉट आता है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में जैसे आप यूरोप में चल जाते हैं, जो उन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो घरों में करते हैं। पुराने घर लेंगे, रेनोवेट करेंगे, उसमें से पैसा निकाल के बेचेंगे। यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है, हालांकि ये बहुत प्रॉफिटेबल काम होता है। यहाँ पे भी कुछ लोग करते हैं और इसको ये बहुत प्रॉफिटेबल है। इसमें मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी चीज़ ना बिके या आपको अच्छा रिटर्न ना दे। जैसे अभी मौजूदा सूरत हाल है मार्केट की, प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो लोग पुराने घर लेके रेनोवेट करके उसको करके बेचते हैं वो भी कमा रहे हैं, उनको अभी भी इसमें फ़ायदा है। तो इसी तरह कमर्शियल है। कमर्शियल में अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा तो छोटे कमर्शियल में भी जा सकते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने एक घर लिया, आपने एक अपार्टमेंट लिया, उसको रेनोवेट किया, आपने उसको उससे रेंट लेना शुरू कर दिया। साल के बाद जब आप उस घर या 2 साल के बाद उसके ऊपर आपको इजाफी पैसे लगाने पड़ेंगे। हर साल आपको उसके जो कलर है वो देखना पड़ेगा, जो वाशरूम एसेसरीज, किचन एसेसरीज, बाकी चीज़ों को आपको रेनोवेट करना दोबारा पड़ेगा अगर आपने उसको रेंट में रखना है, क्योंकि वो जब यूज़ होती है चीज़ पुरानी हो जाती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल, आपने एक शॉप ली, अब आप उसको 1 साल, 10 साल, 20 साल कभी भी आपको उसके ऊपर रेनोवेट नहीं आपने करना। आपने 1 साल रखी, आपने दूसरे बंदे को दे दी, अगले बंदा रेंटियर आ गया, उसने क्या करना है, उसने उसका बोर्ड उतारा, अपने तरीके से उसको रेनोवेट किया और रेंटर हो गया। आपका इजाफी एक पैसा भी नहीं लगना। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट में जो कि तैयार हो, जैसे घर, अपार्टमेंट या कमर्शियल, तो कमर्शियल ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप घर में या अपार्टमेंट में जाते हैं। वो भी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उसके और कमर्शियल के दोनों में फ़ायदे ज़्यादा हैं। फिर कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी वैल्यू हो वो ज़्यादा बढ़ती है। घरों की प्रॉपर्टी जो वैल्यू है, प्राइस है, वो आहिस्ता आहिस्ता घर पुराना होता जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी या कम से कम होगी। आपने एक 2.5 करोड़ का घर लिया, 4-5 साल के बाद हो सकता है वहाँ पे नया घर 3.5 करोड़ का हो, लेकिन आपका 2.5 करोड़ का ही बिकना है। आपने जो रेंट उसके ऊपर ले लिया वो ले लिया। लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होती और अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली थी तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू भी बढ़ी होगी, आपने उससे रेंट भी लिया होगा और इसके ऊपर रेनोवेट करने पे आपका कोई भी खर्चा नहीं आया होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए रेजिडेंशियल से कमर्शियल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। ये तो जम वाले से पूछा ये मेरा सवाल लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है वाशी और रियल एस्टेट की, उसमें बहुत से जो डेवलपर हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं।
बहुत से डेवलपर ऐसे भी हैं जो डिफॉल्ट तो नहीं किया, वो बैठे हुए हैं मार्केट में, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। कंस्ट्रक्शन क्यों रुकी है? जब मार्केट की ये सूरत हाल बनी, बहुत बड़े बड़े 1-2 डेवलपर ने जब डिफॉल्ट किया तो लोग घबरा गए। लोगों ने दूसरे जो डेवलपर थे जो कि काम कर रहे थे, डेवलपमेंट चला रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, उनको जो इंस्टॉलमेंट है वो देनी रोक दी। अच्छा, ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट देनी रोक दी, बल्कि उल्टा क्या हुआ कि बहुत से लोग उसकी सेलिंग में आ गए जिसको बेचे। अब बाइक तो वैसे ही कम हो गया है, फिर मार्केट में जो एक सूरत हाल बनी हुई है वो बहुत घबराहट की बनी हुई है कि पता नहीं क्या हो जाने। बड़े बिल्डर भाग गए हैं तो छोटे बिल्डर कैसे देंगे? हालांकि ऐसा नहीं था। मार्केट में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बिल्डर मौजूद हैं। कुछ लोग तो अभी भी उसके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ ने रोका हुआ है। तो बिल्डर का जो एतमाद है वो बड़ा गिरा है, बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है चंद बिल्डर की वजह से। अब सब बिल्डर तो ऐसे नहीं है, हर जगह पे एक जैसे लोग नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो एक बहुत अरसा से बैठे हुए हैं और डिलीवर किया हुआ है, मजीद वो डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं आएंगी, फंड्स नहीं आएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो अच्छे बिल्डर हैं, जो मौजूदा सूरत हाल में मार्केट में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको जिन लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हुई है उनको जो फंडिंग है वो देनी चाहिए, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएं। और ये जो बिल्डर हैं इनको भी चाहिए कि जो उनके कस्टमर हैं उनको मैक्सिमम रिलीफ दें, जितना रिलीफ दे सकते हैं, बजाय इसके कि उनको जुर्माने के ऊपर भी जुर्माने दें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो काम रुके हुए हैं मार्केट में। तो आप जो बिल्डर है वो अगर उनको मैक्सिमम रिलीफ दें कि जनाब आप अपनी किस्तें जमा कराएं, हम आपकी प्रोडक्ट को इतने अरसे में तैयार करके आपको पकड़ाएंगे, तो इससे काफ़ी हद तक जो उनका इमेज है वो बेहतर हो सकता है और मार्केट में बेहतरी आ सकती है। और ये एक अच्छा टाइम है इस वक्त, जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सस्ती चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं, बिल्डर्स में स्पेशली, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट अगर इस वक्त करेंगे तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे इससे आपको भी फ़ायदा होगा और बिल्डर को यह फ़ायदा होगा कि उसके पास फंड्स आ जाएंगे और प्रोजेक्ट को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे। बहरिया टाउन दुबई भी बिल्कुल जो है बहरिया ने शुरू कर दिया दुबई में लॉन्चिंग उसकी, इसका ऑफिस जो था इसका इफ्तिताह हो गया है, बाकी भी जो है मुख्तलिफ मुआहदे हो रहे हैं और इसको बहरिया तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। तो देखिए उसके जो अच्छे ही असरात में समझता हूँ आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कोई पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड जो था वो ग्लोबली उसकी एग्जिस्टिंग नहीं थी। हमारे हमसाया मुल्क के काफ़ी ज़्यादा ब्रांड जो है वो दुबई में काम कर रहे हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है वहाँ पे, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली रियल एस्टेट के लिए। जैसे मलिक साहब ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट को एक नई जहत दी, एक नया, जैसे मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन में, पाकिस्तान में बहरिया टाउन को एक नई सिमत दी और एक नया ट्रेंड दिया। तो मैं समझता हूँ कि इसका जब पाकिस्तान वहाँ पे जाके बहरिया टाउन को हम ऐसे ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट में, जिसने पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे एक नई चीज़ दी, एक नया ट्रेंड दिया, एक नया तारुफ दिया पाकिस्तान में। तो अब अगर दुबई में जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और ग्लोबली पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से सामने आएगा।